हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी का एग्ज़ाम पास आने वाला है, बिल्कुल ही पास है आप हिंदी के एग्ज़ाम के। तो मुहावरों की प्रैक्टिस भी हमें करनी है, इसलिए मैं आज आपके लिए इस वीडियो में स्पर्श बुक जो है आपकी हिंदी की, उसके जो चैप्टर है उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुहावरे लेकर आई हूँ। तो बिना देरी किए जल्दी से हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली मुझे पता है कि आपको सब कुछ आता है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं हिंदी के मुहावरों की। बाकी के जो व्याकरण के और पार्ट्स हैं वो भी मेरे पास प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उनमें मैंने आपको अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं आपको और बेटर तरीके से समझा सकूं और उनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवा सकूं। तो अगर आपको और अदर टॉपिक्स जैसे पदबंध है, समास है, ये सब देखना है तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना देरी किए हम उन चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुहावरे हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उससे रिलेटेड एक वाक्य बनाएंगे। तो मैं दोनों चीज़ों को रीड कर दूंगी आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप खुद से भी वाक्य बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वाक्य बनाना मुश्किल है, इजीली बना सकते हैं। जो वाक्य मैं आपको दिखा रही हूँ या जो वाक्य आप मुझसे सुनेंगे उसके जैसा आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, सेम को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब जो चैप्टर है आपका, जो स्टोरी है, इसमें तो भाई भर भर के मुहावरे हैं। तो जहाँ मैं तो कह रही हूँ चैप्टर को रीड करते हैं ना रिवीजन के टाइम पे, तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इवन स्टार्टिंग में भी जब आपका चैप्टर आप रीड करते हैं तो मुहावरों को रीड कर लीजिए, क्योंकि पैटर्न यही है कि मुहावरे में भी इसी से आएंगे, चैप्टर से ही आएंगे। तो अगर बाहर से भी आते हैं तब भी कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं, बट मैंने जितने भी गाइड्स देखी हैं उन सब में मुहावरे जो हैं वो चैप्टर से ही आए हैं। तो चैप्टर के मुहावरों को आप अच्छे से करके जाइए। चलिए सबसे पहले देखते हैं गिरा गिरा कर मारना। गिरा गिरा कर मारना मतलब बुरी तरीके से हरा देना, ठीक है। पटक पटक कर मारना, गिरा गिरा कर मारना, ये जो मुहावरे इनका मतलब क्या है, किसी को बुरी तरीके से हरा देना। खेल के मैदान में उसने विरोधी टीम को गिरा गिरा कर मारा या गिरा गिरा कर मार दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। नेक्स्ट है हमारा सिर पर नंगी तलवार लटकना। सिर पर नंगी तलवार लटकना का क्या मतलब है, हमेशा खतरा रहना। जैसे एग्जाम के टाइम पे आपके सिर पे एक नंगी तलवार लटकती रहती है, और सेम वैसे ही दिया भी हुआ इन्होंने। बोर्ड परीक्षा के समय छात्रों के सिर पर नंगी तलवार लटकती रहती है। तो ये सच है, एक खतरा तो रहता ही है जब तक आप एग्जाम नहीं दे लेते हैं। उसके बाद है आड़े हाथों लेना, मतलब कठोरता से व्यवहार करना। कठोरता से यहाँ पे क्या मतलब है बेटो, स्ट्रिक्टली बिहेव करना। आड़े हाथों लेना, स्ट्रिक्टली बिहेव करना मतलब गलती पकड़े जाने पर पिता ने बेटे को आड़े हाथों लिया, उसकी भलाई के लिए कठोरता से लिया, कठोरता से व्यवहार किया मतलब स्ट्रिक्ट बिहेव किया, ठीक है। फिर है अंधे के हाथ में बटेर लगना। अंधा अंधा है और उसके हाथ में बटेर लग गई, उसको तो पता ही नहीं है बटेर क्या होता है, लेकिन उसके हाथ में बटेर लग गई। मतलब क्या है, अयोग्य को मूल्यवान वस्तु का मिलना। एक ऐसा पर्सन जो एबल नहीं है बट उसको कुछ ऐसी चीज मिल गई है जो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। तो इसके लिए वाक्य क्या होगा, बिना बिना पढ़े पास होने वाले छात्र के लिए यह अंधे के हाथ में बटेर लगने जैसा है। हाँ, किसने पढ़ा नहीं है और वो ऐसे क्वेश्चन आ गए जो इजी थे या उसको कहीं से मिल गई उसने चीटिंग कर ली और फिर उसके अच्छे मार्क्स आ गए, तो अंधे के हाथ में बटेर ही लग गया ना ये तो। उसके बाद है दांतों पसीना आना, बहुत कठिन परिश्रम। इसका मतलब क्या है, बहुत कठिन परिश्रम। आपने देखा होगा जब भी हम काम करते हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क करते हैं फिजिकल, हाँ, बॉडी में पसीना आता है, दांतों में तो कभी कोई पसीना नहीं आता है। तो अब मुहावरा क्या बना कि दांतों में भी पसीना आ गया, इतना परिश्रम किया मैंने, इतना हार्ड वर्क किया कि मेरी टीथ से भी जो है वो स्वेट बहने लगा। तो इसका वाक्य क्या है, गणित का पर्चा हल करने में बच्चों के दांतों पसीना आ गया। और इस बार का तो जो मैथ्स का एग्जाम आया है, जैसा सेट 3 जो है, सच में ही दांतों में पसीना आया है स्टूडेंट्स के। वो एक सम तो बेसिकली जो था उसके बारे में तो सब जगह सोशल मीडिया पे बात हो ही रही है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, जमीन पर पाँव न रखना। जमीन पर पाँव न रखना मतलब बहुत घमंड करना, पाँव जमीन पे पड़ते ही नहीं है भाई, पाँव रखता ही नहीं है जमीन पे। कक्षा में प्रथम आते ही रमेश के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है सूझबूझ खोना, मतलब आप अपनी सूझबूझ खो देते हो। सूझबूझ क्या होती है, समझ खो देना। समझ हम बेसिकली घबरा जाते हैं, आपको है
लेकिन आप अचानक से घबरा गए तो सूझबूझ खो दिया आपने उस टाइम पे। अच्छा, बुढ़ापे में भी सूझबूझ खो देते हैं, लेकिन वो एक अलग टर्म है, बट मीनिंग, मुहावरे का मीनिंग क्या होगा? घबरा जाना। हाँ, अचानक प्रश्न पत्र देखकर, प्रश्न पत्र को देखकर मतलब क्वेश्चन पेपर को देखकर वह अपनी सूझबूझ खो बैठा, घबरा गया इसलिए सूझबूझ को खो बैठा। फिर नेक्स्ट आपका है साए से भागना। उसके साए से भी दूर भागता हूँ मैं तो, मतलब बहुत दूर रहना। जैसे आपको कोई पसंद नहीं है तो आप क्या कहोगे? मैं उस पर्सन के साए से भी दूर रहता हूँ, मतलब उसकी छाया से, उसकी परछाई से भी दूर रहना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे उससे बिल्कुल दूर रहना है। बुरी आदतों के साए से भी भागता है कोई, ये भी हो सकता है सेंटेंस है, बुरी आदतों के साए से भी भागता है। या फिर मैं किसी का भी नाम लिख लीजिए, आप लड़की हैं, किसी लड़की का लिख लीजिए, किसी लड़के का लिख लीजिए, जो भी नाम आपको माइंड में आए। मैं रमेश की साए से भी दूर भागता हूँ क्योंकि मुझे उसका व्यवहार पसंद नहीं है। ऐसा करके भी आप बना सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है आंखें फोड़ना। बहुत अधिक पढ़ना, आंख फोड़ कर पढ़ा, मतलब इतना पढ़ लिया कि मैंने पढ़ पढ़ के अपनी आंखें फोड़ दी। परीक्षा की तैयारी में उसने रात रात भर अपनी आंखें फोड़ी, इतनी पढ़ाई की कि उसकी आंखें ही फूट गई। एक्चुअली आंखें नहीं फूटती हैं, लेकिन ज्यादा पढ़ने से हाँ बोलते हैं हम इस टर्म में। नेक्स्ट है जान तोड़ मेहनत करना। इसको हम जी तोड़ मेहनत भी बोलते हैं, जान तोड़ मेहनत भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या? बहुत परिश्रम करना, जी तोड़ के परिश्रम करना, अत्यधिक परिश्रम करना। ये कुछ भी मीनिंग आप यहाँ लिख सकते हैं। किसान जान तोड़ मेहनत करके अन्न उगाता है। हाँ, किसान जान तोड़ मेहनत करके अन्न उगाता है, बहुत परिश्रम लगता है उसमें। आप विद्यार्थी जान तोड़ मेहनत करते हैं परीक्षा में पास होने के लिए। या मैंने जान तोड़ मेहनत की मैथ की परीक्षा में पास होने के लिए। तो ये बहुत से इजी वाक्य हैं जो आप अपने डेली रूटीन से निकालकर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बिना देरी किए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डायरी का एक पन्ना। यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर आता है। मैदान साफ होना। मैदान साफ होना मतलब रास्ता साफ होना किसी काम के लिए। जैसे आपको कुछ करना हो भैया, चलो पेरेंट्स से छुप के आप कुछ कर रहे हो, टीचर से छुप के आप कुछ कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? मैदान साफ है, जल्दी आ जाओ, है ना? ऐसा बोलते हैं, बात करते हमारे टाइम पे तो हम बोल देते थे। चलो, पुलिस के हटने के बाद प्रदर्शनकारियों के लिए मैदान साफ था। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद है खुला चैलेंज देना, किसी को खुली चुनौती देना, ओपन चैलेंज जिसको आप बोलते हैं। सेम वही है। सुभाष बाबू ने सरकार को खुला चैलेंज दिया कि वे मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराएंगे, मतलब डायरेक्ट उनको ओपन चैलेंज दे दिया कि हम तो मॉन्यूमेंट पे अपना तिरंगा फहराएंगे। ये चैप्टर डायरी एक पन्ना में से ही वाक्य बना दिया है यहाँ पे। नाम होना, नाम होना मतलब फेमस होना, प्रसिद्धि होना, प्रसिद्धि मतलब फेम पाना, ठीक है। 26 जनवरी के आयोजन से कलकत्ता का नाम हो रहा था क्योंकि वहाँ पे झंडा फहराने की बात हो रही थी, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने की बात हो रही थी कि अलग अलग पार्टीज जो है वो मिलकर, तो क्या आ रहा है कि कलकत्ता का नाम उस टाइम से प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया, इसलिए उसका नाम हो गया। तो जैसे मेरा, हम अपने लिए भी बोल सकते हैं ये कि उस पर्टिकुलर डे में या मैथ्स की परीक्षा में पास होने के बाद मेरा बहुत नाम हो गया, या मैथ्स में हर 100 में से 100 नंबर लाने से मेरा स्कूल में बहुत नाम हो गया। ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लारियां भरना, गाड़ियों में भर भर कर ले जाना। इसका मतलब है, अच्छा लारियां क्या होता है? बेसिकली लॉरी होती है, एक काइंड ऑफ व्हीकल ही होता है। तो पहले के टाइम पे होता था, अभी भी होता है, लॉरी बोलते हैं। तो उसमें भर भर के लेके जाना, तो बेसिकली गाड़ी में भर भर के लेके जाना। और ये अब चलन में आ गया, मुहावरे की फॉर्म में, लोकोक्ति की फॉर्म में। तो पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों को लॉरियों में भर भर के ले गई, मतलब लारियां हिंदी में बोल देते हैं, लारियां में भर भर कर ले गई। पंजाबी वर्ड है लारियां, उसका हिंदी का एक्चुअली वो क्या था, विदेशी शब्द था ना लॉरी, तो उसका है। खून खोलना, जोश आना, जोश, बॉडी में जोश आना, मेरा खून खोलता है, किसी को देख के मेरा खून खोलता है। या फिर कोई गलत काम करता है तो मेरा खून खोल जाता है, किसी के भी गलत काम करने से मेरा खून खोल जाता है, कैसे बोलते हैं गुस्से में। पुलिस का लाठीचार्ज देखकर जनता का खून खोल उठा, गुस्सा आ गया और खून खोल उठा। भीड़ उमड़ना, बहुत बड़ी संख्या में जमा होना, कहीं पे बहुत सारा क्राउड आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं भीड़ का उमड़ना, एकदम से अचानक से आ गया। मॉन्यूमेंट के नीचे सभा के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उसके बाद है हवा होना। हवा होना मतलब, हवा क्या होती है?
फटाक से निकलती है, तो गायब हो जाना, हवा हो गया भाई, वो पर्सन तो आया और हवा हो गया। पुलिस की सख्ती के बावजूद वॉलंटियर वहां से हवा नहीं हुए, इतना मतलब सख्त था पुलिस का वहां पे पहरा या फिर उनके प्रति जो व्यवहार था, लेकिन उसके बाद भी जो वॉलंटियर कर रहे थे वो वहां से गायब नहीं हुए, हवा नहीं हुए, देखकर भागे नहीं। बेसिकली पुलिस को देखकर तो सब हवा हो जाते हैं ना, लेकिन वो लोग नहीं भागे। बाधा डालना मतलब अड़चन पैदा करना, रुकावट डालना। पुलिस ने सभा रोकने के लिए बहुत बाधाएं डाली। नेक्स्ट है जमकर लड़ना, पूरी शक्ति से मुकाबला करना, इसका मीनिंग होगा जमकर लड़ाई की। अभी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्टडी के लिए भी जमकर लड़ सकते हो आप लोग, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स के बीच में जो नॉर्मल लड़ाई है उसके लिए भी बोल सकते हो कि जम के लड़ाई हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। फिर है इतिहास बनाना, हिस्ट्री क्रिएट करना। आप लोग तो इंग्लिश में आजकल ये तो बहुत कॉमन है ना कि इतना अच्छा मैच था भाई, हिस्ट्री क्रिएट हो गई, ठीक है। तो वही है कोई अभूतपूर्व काम करना, ऐसा इतिहास बना दिया, ऐसा काम कर दिया मतलब आज तक हुआ ही नहीं है। तो 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के लोगों ने एक नया इतिहास बना दिया। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के लोगों ने एक नया इतिहास बना दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ये है तंतारा वामिरो कथा से। यहाँ पे क्या है, बाट जो है ना मतलब किसी का वेट करना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। आप इंतजार भी लिख सकते हैं, प्रतीक्षा करना भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। माँ अपने बेटे के घर लौटने की बाट जो हो रही थी, मतलब इंतजार कर रही थी, बाट कर रही थी। कुछ स्टेट्स में बाट जोहना एक कॉमन वर्ड है, मैं तो उसकी बाट देख रही हूँ, मतलब उसका वेट कर रही हूँ। ऐसे कुछ हैं स्टेट्स जहाँ पे इसको अभी भी यूज किया जाता है। बाट जो रही हूँ ये बहुत पहले यूज होता था, अभी जो को तो फिर भी कम यूज करते हैं, लेकिन बाट देख रही हूँ ये बोला जाता है, हिंदी में भी बहुत जगह पे बोला जाता है। तो मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। उसके बाद है खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यधिक प्रसन्न होना। खुशी का ठिकाना मतलब खुशी इतनी होगी कि अब उसका ठिकाना ही नहीं है, यहाँ से निकलकर कहीं 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 जा रही है, तो ठिकाना ही नहीं है। तो तांतारा को देखकर वामिरो की खुशी का ठिकाना ना रहा, मतलब वो इतनी ज्यादा खुश हो गई कि अब खुशी का तो कोई ठौर ठिकाना था ही नहीं। फिर नेक्स्ट है सुध बुध खोना। सुध बुध खोना मतलब बेसुध होना, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी, है ना। जैसे बोलते हैं ना मीरा कृष्ण के प्रेम में अपनी सुध बुध खो बैठी थी। तो मधुर संगीत सुनकर श्रोता अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। कोई अच्छा गाना सुनते हैं, आप बोलते हैं ना मैं बिल्कुल खो गया यार, गाना इतना अच्छा था, तो हम अपनी सुध बुध खो बैठते हैं, बेसुध हो जाते हैं हम। मतलब बेसुध होने से, सुध बुध खोना मतलब हमें पता ही नहीं रहता है हमारे आसपास क्या हो रहा है। वो जो समझ होती है, जो हम रहते हैं ना एक्टिव फॉर्म में, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वो क्या बात कर रही है, ये क्या बात कर रहा है, उन सब के बारे में हम सोचते ही नहीं है। हम इतना तल्लीन हो जाते हैं मूवी देखने में या गाना सुनने में कि हमें मतलब पता ही नहीं चलता कि वो क्या रहा है। तो वो वाला बेसुध है। आप जगे हुए हो, देख रहे हो, सुन, लेकिन आपका ध्यान कहीं और नहीं है, तो वो बेसुध होना। नॉट कि आप अनकॉन्शियस हो गए, हालांकि बेसुध होना का मतलब क्या, अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, ये होता है बेसुध होना, मीनिंग जो होता है। बट यहाँ पे सुध बुध खोना का मीनिंग क्या जा रहा है कि आप जगे हैं, एक्टिव हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो किसी एक चीज पे फोकस्ड हो गया है। हाँ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप किसी चीज को सुन रहे हैं और आप उसमें इतने खो गए हैं, इतने तल्लीन हो गए हैं कि आपको कुछ और अब ना सुन रहा है ना दिख रहा है। तो ये सुध बुध खोना होता है। फिर नेक्स्ट है आग बबूला होना। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। तो मेरे पिताजी मुझ पर आग बबूला हो गए, मेरे पापा, फादर, पिताजी, आप ऐसा बोल सकते हैं ना। नियम टूटने पर गांव के लोग आग बबूला हो गए। टीचर भी आग बबूला हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो मेरे अध्यापक मुझ पर आग बबूला हो गए। कारण भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया, गृह कार्य नहीं करने की वजह से मेरे अध्यापक मुझ पर आग बबूला हो गई। बहुत ही इजी से सेंटेंसेस आप क्रिएट कर सकते हो अपनी टीचर स्टूडेंट लाइफ में, क्लासरूम में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। इस तरीके से आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है दिल दहलना। दिल दहलना मतलब डर जाना। भयानक शोर सुनकर सबका दिल दहल गया।
किसी भी चीज़ से आप अगर डरते हैं तो आप बोल सकते हैं मेरा दिल दहल गया। और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं। अचानक से अगर अर्थक्वेक आ गया है, भूकंप है ना, भूकंप के झटकों को महसूस करके मेरा दिल दहल गया, तो ये आप बना सकते हैं अपने आप से। और अगर वो कहते हैं कि नहीं होना ही चैप्टर में से चाहिए तो फिर एक अलग बात है। हालांकि ऐसा कोई कहता नहीं है, आता नहीं है स्पेसिफिकली, बट बोर्ड एग्जाम में नई तरीके से हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिए, पढ़ लीजिएगा वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। तो ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब परिणाम क्या होगा। इसका क्या कि ऊंट को देखना पड़ेगा कि वो किस करवट बैठेगा, लेफ्ट बैठेगा कि राइट बैठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्ट देखते हैं भाई ऊंट किस करवट बैठता है, उसकी करवट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तीसरी कसम के रिलीज होने तक किसी को अंदाजा नहीं था कि सफलता का ऊंट किस करवट बैठेगा, मतलब रिजल्ट क्या होगा सक्सेस का। फिर है आंखें फेर लेना, किसी से नजरें फेर लेना, इसको उपेक्षित करना, उसको इग्नोर करना, उसको नेग्लेक्ट करना, उसका साथ छोड़ देना, ये मतलब होता है। उपेक्षित का मतलब क्या है, नेग्लेक्ट करना, अवॉइड करना, उससे आंखें फेर लेना। फिल्म के असफल होने के डर से कई वितरकों ने आंखें फेर ली, डिस्ट्रीब्यूटर ने। हाँ, फ्रेंड्स भी फेर लेते हैं एक दूसरे से आंखें ना। एग्जाम के टाइम पे मेरे दोस्त ने मुझसे आंखें फेर ली, मतलब परीक्षा के समय मेरे दोस्त ने मुझसे आंखें फेर ली, मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। या फिर रिवीजन के टाइम पे भी आप बोल सकते हो कि मैं मेरे साथ बैठ के नहीं किया, ये हो सकता है। गहरा असर डालना, नेक्स्ट मतलब गहन प्रभाव डालना। किसी की पर्सनैलिटी किसी पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कोई मूवी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है तो हम बोलते हैं उसने हम पे डीप इम्पैक्ट डाला है, वही एक है गहन प्रभाव डालना, डीप इम्पैक्ट डालना। इस फिल्म के गीतों ने दर्शकों के दिल पर गहरा असर डाला। तीसरी कसम की बात यहाँ पे हो रही है। आप किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हो कि उसकी स्पीच ने, उसकी बातों ने मुझ पर गहन प्रभाव डाला है। नेक्स्ट हमारा है मिट्टी में मिलना। मिट्टी में मिलना मतलब बर्बाद हो जाना। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एक दिन तो सब कुछ मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगर भूकंप आ रहा है सब मिट्टी में मिल रहा है, फ्लड आ रही है सब मिट्टी में मिल रहा है ना। ये सब जब भी कुछ ऐसा होता है और इन द लास्ट कोई एक्सपायर हो जाता है तो बॉडी मिट्टी में ही मिलती है, चाहे वो आप उसको जलाएं चाहे दफनाएं। तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली बर्बाद हो। इसको हम इस सेंस में, मैं मिट्टी में मिल गया यार, सब कुछ मिट्टी में मिल गया, मतलब मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी वो नहीं आया तो मेरी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो मिट्टी में मिल गई। सेम यहाँ पे फिल्म के लिए, यदि फिल्म नहीं चलती तो शैलेंद्र की सारी जमा पूंजी मिट्टी में मिल जाती, क्योंकि उसने उस पर लगाया हुआ था उस मूवी पे पैसे। अब आता है सिर माथे चढ़ाना। हम सिर माथे किसको चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा जब आप पूजा करते हैं कैसे करते हैं, ये वाला फॉर्म चलता है सिर, सिर माथे। तो हम उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, भगवान को। अब जिस भी धर्म में बिलीव करते हैं हम रिस्पेक्ट देते हैं। और रिस्पेक्ट में हम बेसिकली इस तरह की जो ये यूज करते हैं ना, इस तरीके के फॉर्म को। तो सिर माथे चढ़ाना मतलब बहुत सम्मान देना किसी को। आलोचकों ने इस फिल्म की कलात्मकता को सिर माथे चढ़ाया, जिस तरीके से ये बनी हुई थी आलोचकों ने भी क्या किया, सिर माथे चढ़ाया, मतलब बहुत सम्मान दिया। ठीक है, ये आप किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं कि मैं, मतलब मेरे पिताजी ने किसी और पर्सन के लिए उनको सिर माथे चढ़ाया क्योंकि उन्होंने इतना अच्छे ढंग से किसी चीज को प्रस्तुत किया, या कोई अच्छे विचार थे तो उनके विचारों को की वजह से मैंने उस पर्सन को सिर माथे, उस मूवी को सिर माथे चढ़ाया। सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं, इतना आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होती है। और फिर भी आपको लगे तो उसी चैप्टर में जहां भी आपने ये पढ़ा है उसी से रिलेटेड नेम चेंज करके आप इजीली सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। फिर है छाप छोड़ना, मतलब किसी पे आपने अपनी ऐसी छाप छोड़ दी, प्रभावित करना। अमिट छाप छोड़ दी, हाँ अमिट छाप छोड़ दी मतलब ना मिटने वाली। राज कपूर के अभिनय ने फिल्म जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। राज कपूर, कपूर फैमिली में जो जिन्होंने मूवी बनाई थी उनके बारे में बात हो रही कि उनकी जो एक्टिंग थी, जो अभिनय था, उसने फिल्म जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। ऐसे ही कोई आपका और पर्सन ऐसा हो जिससे आप प्रेरणा लेते हैं, आप उसके नाम लिखकर भी लिख सकते हैं कि उनके पढ़ाने
के तरीके ने, है ना, कोई भी आपका अध्यापक है तो उन अध्यापक का नाम लिख के रख सकते हैं कि इन अध्यापक ने, हाँ, मेरे जीवन में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। आपकी कोई प्राइमरी टीचर हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसने आपके जीवन को प्रभावित किया है, तो उसकी एक अमिट छाप आप पर रह गई है, तो वो आप सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं बोल सकती हूँ मेरे बाबूजी के व्यवहार ने मेरे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं, अमिट छाप छोड़ी है। फिर है कोसों दूर रहना, किसी चीज से बहुत दूर रहना, अलग रहना। मुझे अगर किसी चीज से प्रॉब्लम है तो मैं उससे कोसों दूर रहूंगी, आप ऐसा भी बोल सकते हो। मांस मछली से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ, है ना। या आप बोल सकते हो कि परीक्षा के समय में टीवी से तो मैं कोसों दूर रहता हूँ। मेरे मित्र ने जब से मेरा साथ देना बंद किया है, मैंने उससे कोसों दूरियां बना ली हैं। ऐसे सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है साख जमाना। साख क्या होता है बेसिकली, ये उसी शाख के बारे में बात हो रही है, प्लांट की जो होती हैं। आप कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जिनको रोपा जाता है, जैसे गुलाब है, उसकी डंडी काट के मिट्टी में डाल दी जाती है, तो वो साख हो गया। जितना मैं समझती हूँ वो साख हो गया। और अगर ये ऐसा प्रॉपर मीनिंग ये नहीं है, इन दैट केस भी याद रखने के लिए भी हो सकता है कि साख बन गई और उसमें वो जम गई। जब वो जम जाती है तब वो ग्रो होना शुरू होती है, आप उसको प्रॉपर पानी डाल रहे हैं कि उसने जड़ें बना ली है अपनी। तो साख जमना मतलब इज्जत बनना, आपका जम जाना उस जगह पे, साख जमा लिया भाई आप। तो इस फिल्म ने शैलेंद्र के एक सच्चे कवि के रूप में साख जमा दी, इज्जत बना। नेक्स्ट, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, तो यहाँ पे है डेरा डालना। फर्स्ट, अस्थाई निवास। डेरा डालना मतलब अस्थाई, जो जैसे डेरा डाला करते थे। कौन डेरा डाला करते थे? जो इधर उधर घूमते रहते हैं, आज एक जगह दूसरी जगह, हाँ, तो आज यहाँ है तो कुछ दिन बाद कहीं और है, बंजारे बेसिकली वो डेरा डाल देते हैं एक जगह। तो डेरा डालना मतलब अस्थायी निवास, परमानेंट नहीं है, परमानेंट निवासी नहीं है। डेरा डाल लिया, टेंट लगा दिए, हो गया, डेरा डल गया। पूरा डेरा प्रमुख है उनका, कोई एक मुखिया है डेरे का, और डेरा क्या बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने सबने वहां पे टेंट डाल दी। ये होता है बेसिकली डेरा डालना। अब इसको मुहावरों में यूज करने लगे। डेरा डालना मतलब अस्थायी निवास करना। तो घुमंतु लोगों ने मैदान में अपना डेरा डाल दिया। घुमंतु मतलब वही बंजारे टाइप में, जो एक जगह पे नहीं रुकते हैं, जिनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है। या फिर मैंने तुम्हें 1-2 दिन रहने के लिए कहा था, तुम तो मेरे घर में डेरा ही डालकर बैठ गए, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस। नेक्स्ट है घर से बेघर करना, मतलब बेसहारा करना, किसी को घर से निकाल देना, बेसहारा हो गया ना घर से निकल गया। बाढ़ ने हजारों लोगों को घर से बेघर कर दिया। हाँ, इस तरह के नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल देने से ये सेंटेंस और अच्छा हो जाता है। भूकंप ने, बाढ़ ने, आग ने, ये सब चीजें लोगों को घर से बेघर कर देती हैं, तो ये एक अच्छा सेंटेंस क्रिएट हो सकता है। फिर है आंखें मूंद लेना। आंखें मूंद लेना मतलब अनदेखा करना, किसी के प्रति आंखें मूंद लेना। समाज की बुराइयों की तरफ हमें आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। और आंखें मूंद ली हैं भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का, व्यक्ति का नाम लेके कि उसने तो उसके प्रति आंखें मूंद ली हैं। अब उसने, उसका नाम हो सकता है, और जिसके प्रति उसने आंखें मूंदी है, वहां पे सेकंड पर्सन का नाम भी हो सकता है। तो दोनों ही तरीके से आप पॉजिटिव वे में भी नेगेटिव वे में भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है कि समाज की बुराइयों की तरफ हमें आंखें मूंदनी नहीं चाहिए। हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें आंखें खुली रखनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि समाज में क्या बुराइयां हो रही है, और उन बुराइयों को ठीक करने के लिए हम जितना जो कुछ कर सकते हैं वो हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है दीवार खड़ी करना, मतलब गैप क्रिएट कर लेना। तुम्हारे और मेरे बीच में मैंने एक दीवार खड़ी कर दी, दूरी बना लेना, गैप क्रिएट कर लेना। इंग्लिश में तो हम गैप बोल देते हैं ना, कि गैप, दोनों के बीच में गैप आ गया, तो वो दीवार खड़ी हो जाना। गलतफहमी की हो जाती है दो पर्सन के बीच में, तो गलतफहमी की दीवार खड़ी हो गई, आप बोल सकते हैं। उसके बाद है कलेजा कांप डरना। कलेजा कांपना मतलब डरना। भीषण दुर्घटना देखकर मेरा कलेजा कांप उठा।
ठीक है। नेक्स्ट, पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो पतझड़ में टूटी पत्तियों में सबसे पहला है गिन्नी का सोना होना, शुद्धता के साथ व्यवहारिकता का मेल। अब गिन्नी क्या होती है, घर में अपने अपने पेरेंट्स से पूछिए, पहले के टाइम पे क्या करते थे लोग, ज्वेलरी लेने के अलावा गिन्नियाँ परचेज करके रख लेते थे और बाद में जब उनको मौका मिलता था वो उससे ज्वेलरी बना लेते थे। तो गिन्नी काइंड ऑफ सर्कल फॉर्म में कॉइन जैसा होता है गिन्नी, उसको बोला जाता है। अभी भी लेते हैं लोग गिन्नी, सोने की गिन्नी, चांदी की गिन्नी, अगर मैं सही समझा पा रही हूँ तो उसमें थोड़ा सा मिलावट हल्की सी, इतनी कि जो एक्चुअल गोल्ड जो होता है वो बहुत मेल्टेड फॉर्म में रहता है, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल होता है, नॉट मेल्टेड, फ्लेक्सिबल फॉर्म में होता है। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि आप रियल गोल्ड की ज्वेलरी पहन नहीं सकते, वो ऐसे मुड़ जाती है, मुड़ तुड़ जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मिलावट करनी पड़ती है। वो मिलावट इतनी ही करनी पड़ती है जिससे कि आपकी जो ज्वेलरी है वो प्रॉपर शेप में रहे। तो उतना शुद्धता के साथ थोड़ा व्यवहारिक मेल डाल दिया, मतलब जितना ज़रूरी है उतना डाला। तो अब इसका सेंटेंस देखते हैं। समाज में केवल आदर्श नहीं चलते, कभी कभी गिन्नी का सोना बनना पड़ता है, मतलब कभी कभी शुद्धता में थोड़ी सी मिलावट तो करनी पड़ती है ना। हम बोलते हैं हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन सच भी ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए सोच समझकर, ढंग से, ताकि वो सही लगे। कभी कभी सच बहुत ज़्यादा कड़वा भी होता है, तो उसको कड़वाहट को हल्का सा मीठा बना के प्रस्तुत करना पड़ता है। आपको सच बोलना है लेकिन इस तरीके से बोलना है, तो वो शुद्धता में थोड़ा सा तांबा मिल गया, ठीक है, तो वो गिन्नी का सोना बनना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है तांबा मिलाना, मतलब मिलावट करना, व्यवहारिकता लाना या मिलावट करना, आप कुछ भी बोल सकते हैं। शुद्ध आदर्शों में जब तांबा मिलाया जाता है तभी वे व्यवहारिक बनते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है बेटा, कि आप सोचेंगे कि नहीं, जैसे हम छोटे बच्चों को स्टार्टिंग से सिखाते हैं, बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर जैसे 10th क्लास तक आ रहे हैं तो आप कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि अच्छे काम के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता है। अभी अब क्लास 1 के बच्चे को तो ये बात नहीं समझा सकते हैं ना, लेकिन धीरे धीरे हम ये समझते हैं कि नहीं, थोड़ा तांबा तो मिलाना पड़ता है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हवा में उड़ना। हवा में उड़ना मतलब कल्पनाओं में खोए रहना, ऊपर ज़्यादा ही हवा में उड़ना, बोलते हैं ना हवा में उड़ रहा है आजकल, नीचे आ जा धरती पे। तो ऐसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हमेशा हवा में उड़ते हैं, कल्पनाओं में रहते हैं, चैन से नहीं जीते हैं। ज़्यादा हवा में मत उड़ भाई, नॉर्मल वाक्यों में भी बोला जाता है। नेक्स्ट आपका है पाँव जमीन पर ना टिकना, पैरों का जमीन पर नहीं टिकना, मतलब भाई ऊपर ही रहना, भाई बहुत अधिक व्यस्त रहना या फिर तेज होना, दोनों ही बातें हो सकती हैं। अब बिजी हो उसके लिए भी, और बहुत ज़्यादा शार्प, पाँव जमीन पर नहीं रहते, वो तो घूमता रहता है, यहाँ से वहाँ से यहाँ, टिकता ही नहीं है, मतलब बहुत स्पीडली काम करता है, बहुत बिजी रहता है। आधुनिक जीवन की रफ्तार इतनी है कि लोगों के पाँव जमीन पर टिकते ही नहीं है, टिकेंगे भी कैसे, काम इतना ज़्यादा है। दिमाग का पुर्जा घूमना, माइंड का पुर्जा, पुर्जा क्या होता है, अंदर जो क्या बोलेंगे उसको, जो भी मैकेनिज्म होता है उनको पुर्जे बोलते हैं। आप जैसे बनाते हैं ना ये मैकेनिज्म में छोटे छोटे यूज होते हैं, नट्स होते हैं, बोल्ट होते हैं, वो सब पुर्जे हैं, हिंदी में पुर्जे हैं वो सब। तो वो कह रहे हैं दिमाग का पुर्जा घूमना। दिमाग का पुर्जा घूमना मतलब मशीन की तरह सोचना, पुर्जा घूम गया आपके दिमाग का। और ये भी नॉर्मल वाक्यों में बोला जाता है, बहुत से घरों में शायद बोलते भी होंगे, दिमाग का पुर्जा हिल गया है क्या, दिमाग का पुर्जा घूम गया है क्या, मशीन की तरह सोचने लग गए हो क्या। काम के तनाव के कारण कभी कभी दिमाग का पुर्जा तेजी से घूमने लगता है, और ये पॉजिटिव वे में डाला कि प्रेशर की वजह से कभी कभी इंसान बिल्कुल मशीन के जैसा बन जाता है ना, और वो तेजी से काम कर रहा है स्पीडली, लेकिन कर रहा है एक मशीन की तरह, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और ज़्यादा स्ट्रेस में भी हम इस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा पागलपन वाली स्थिति में, दो मीनिंग आ जाता है। नेक्स्ट आपका है मानसिक रोग होना। मानसिक रोग होना मतलब क्या होगा, मेंटली डिस्टर्ब होना, जिसको आप यूज करते हैं हम लोग, मेंटली डिस्टर्ब है क्या, तनाव का शिकार होना, इसका प्रॉपर मीनिंग है। आप किसी तरह के तनाव से, डिप्रेशन में हैं तो तनाव का शिकार होना, वो मानसिक रोग है। अमेरिका जैसे देशों में प्रतिस्पर्धा के कारण लोग मानसिक रोग का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। मानसिक मतलब आपकी मेंटल कंडीशन, रोग मतलब बीमारी।
उसके बाद नेक्स्ट है अनंत काल में जीना। अब अनंत काल क्या होता है बेटा? अनंत, जिसका कि अंत नहीं हो रहा, ऐसा काल, ऐसा समय। ऐसे समय में आप जी रहे हैं, मतलब प्रेजेंट में ना जी के आप पुरानी यादों में हैं, भविष्य में हैं, उसमें खो जाना। तो हम या तो बीते हुए समय में रहते हैं या भविष्य में हम अनंत काल में जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चैन मिलना, मतलब शांति महसूस करना। जैन परंपरा की टी सेरेमनी, जो टी सेरेमनी के बाद आत्मिक चैन मिला। किसको आत्मिक चैन मिला? और भी कुछ कर सकते हो। मुझे उनसे मिलकर चैन मिला। मुझे मैंने इतना मिर्च वाला खाना खाया, पानी पीकर ही मुझे चैन मिला। बहुत सारे सेंटेंस आप यहाँ पे बना सकते हैं चैन मिलने से लेके। और ये वो वाला चैन नहीं है बाय द वे जो गले में पहनते हैं, मैं बता दूं। चैन मतलब आराम मिला, शांति महसूस की उसने। फिर नेक्स्ट है सन्नाटा खिंच जाना, मतलब एक तरीके से खामोशी छा जाना, बिल्कुल साइलेंट जिसको बोलते हैं। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा हो गया, खिंच गया सन्नाटा बिल्कुल। चाय पीते समय वहां इतना सन्नाटा खिंच गया कि पानी उबलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इतना ज्यादा सन्नाटा था, तो इतना ज्यादा साइलेंट था, इतनी खामोशी थी। या आपने देखा होगा परीक्षा के समय में जैसे ही इन्विजिलेटर आता है तो एग्जामिनेशन जो रूम होता है वहां पे क्या हो जाता है? सन्नाटा खिंच जाता है। टीचर के आते ही क्लास में सन्नाटा खिंच गया। बहुत सारे सेंटेंस जो आप बना सकते हैं। सत्य का सामना करना, सत्य का सामना करना मतलब हकीकत जानना। आज मैंने सत्य का सामना किया, कुछ भी बात को जान के आप बोल सकते हो। तो वर्तमान क्षण में जीना ही असल में सत्य का सामना करना, मतलब प्रेजेंट में जीना ही एक्चुअल में सत्य का सामना करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कारतूस, लास्ट चैप्टर है। तो इसमें आंखों में धूल झोंकना हमारा पहला मुहावरा है, मतलब किसी को धोखा देना। आप यहाँ पे भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। मैंने अपने दोस्त की आंखों में धूल झोंक कर बहुत बड़ी गलती की। ठीक है। या मेरे दोस्त ने मेरी आंखों में धूल झोंकी, या मेरे छोटे भाई ने मेरे पिताजी की आंखों में धूल झोंक कर खेलने चला गया। कितने इजी सेंटेंस आप बना सकते हैं। बहुत आसान है सेंटेंस क्रिएट करना, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। और इन वाले मुहावरों को तो आप जरूर करना, क्योंकि ये चैप्टर से लिए गए हैं ना, तो इनको तो हर हाल में करना है। लोहा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे बोलते हैं हम इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब डेली यूज में जो होते भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सुनते भी होंगे अपने बड़े बूढ़ों से, तो इनको तो हर हाल में कर ही लेना। लोहा लेना मतलब युद्ध करना। हाँ, मैंने अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान के साथ लोहा ले लिया। पढ़ने का भी लोहा ले सकते हो आप, लड़ाई तो किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो आप लिख सकते हो। यहाँ क्या है? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया, क्रांतिकारियों ने। ठीक है। उसके बाद है जान हथेली पर रखना, मतलब अपने प्राणों की चिंता नहीं करना। हाँ, जान को तो मैं यहाँ लेकर चलता हूँ। सिपाही अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर सरहद की रक्षा करते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा है ये वाला सेंटेंस, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं, परफेक्ट बैठता है ऐसे। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखें तो अपने प्राणों की चिंता वही नहीं करते हैं जो बॉर्डर पे हैं, है ना। बॉर्डर पे जितने भी हमारे सिपाही हैं वही एक्चुअली में अपनी जो जान है वो हथेली पर रखे हुए हैं। तो इससे अच्छा सेंटेंस कोई हो नहीं सकता इसके लिए। फिर है सिर काटना, मतलब बलिदान देना। देश के लिए वीरों ने अपने सिर कटवा दिए, हमारे देश के लिए वीरों ने अपने सिर कटवा दिए। तो ये हमारे स्पर्श जो बुक है उसमें जितने भी चैप्टर थे वहां से मैं जितने पॉसिबल हो सकते थे उतने मुहावरे लेकर आई यहाँ पे इस वीडियो में। और मैंने जो काउंट किया मे बी ये 52 मुहावरे हैं। तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार मीनिंग इनके लर्न करिए। और फिर मैं नेक्स्ट बुक जो आपकी है संचयन, वहां से भी लेकर आने की कोशिश करूंगी मुहावरे, जितना पॉसिबल मुझसे हो सकता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बीच में थोड़ा सा टाइम निकालो अपने को रिफ्रेश करने का। ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम पढ़ते ही रहना है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है एग्जाम में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।